गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाली हूँ जो मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, पता चलेंगी आपको चीज़ें। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी फेक हायरिंग पे, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई क्या ये जो फेक हायरिंग है, जो हमें इतनी सारी पोस्ट देखने को मिलती है डेली बेसिस पे, रोज उसी कंपनी से वही पोजीशन के लिए हायरिंग हमें देखने को मिलती है, हम अप्लाई भी करते हैं बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये जो फ्रॉड है, जो ये स्कैम है, ये सिर्फ इंडिया में होता है या फिर बाहर भी होता है? बाहर के वर्क कल्चर में कितना डिफरेंस है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें? दूसरा चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर वो 3 लाख के पैकेज पे लगा है एज अ फ्रेशर, तो उसकी सैलरी क्या 3 लाख डिवाइड बाई 12 हम कर दे तो वो उसकी पर मंथ सैलरी होती है या फिर कटफट के आता है? कितना कटफट के आता है? बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि भाई कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सैलरी को खर्च करता है। एक ने ये भी क्वेश्चन किया कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है, 50K मेरी पर मंथ की सैलरी है, 23 एज है, तो क्या मुझे इस जॉब में आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे IT या किसी और इंडस्ट्री या किसी और फील्ड में मुझे ट्राई करना चाहिए? तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, वन बाय वन हम काफ़ी क्वेश्चन को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, एड्रेस करेंगे, सो दैट आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन कवर करते हैं जो फेक हायरिंग के ऊपर पूछी गई थी कि जो ये फेक हायरिंग होती है, जो ये फ्रॉड चल रहा है, जो ये स्कैम चल रहा है, क्या ये सिर्फ इंडिया में होता है या फिर ये बाहर भी देखने को मिलता है? तो रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये सिर्फ इंडिया में होता है, ये चीज़ें बाहर भी होती हैं। बाहर भी ऐसा होता है भाई कि अगर किसी बंदे की जॉब चली गई है, कोई बंदा फायर हो चुका है या कंपनी से निकाल दिया गया है, तो वो जॉबलेस होते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल भर की, भाई साल बीत गया बट उस बंदे की कहीं जॉब नहीं लगी। अब ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है बट स्टिल वहाँ पर भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है, वहाँ पर भी रिसेशन होता है, वहाँ पर भी मार्केट का बुरा हाल रहता है। और जहाँ तक बात है स्कैम की, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी देखने को मिलती है। बट येस, यहाँ रेशियो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ रेशियो थोड़ी कम हो सकती है, बट होती ये हर जगह है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दूँ, तो व्हेन आई वॉज इन कैनेडा, तो मेरे ही वहाँ से एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो एक अच्छी खासी पोजीशन पे थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था, खुद से रिज़ाइन किया था। अब वो टाइम था दिसंबर 2023 और आज नवंबर 2024 हो चुका है, लेकिन स्टिल उनको कोई जॉब नहीं मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ का ही मार्केट का बुरा हाल है या यहाँ पर ही ये फायरिंग वगैरह चलती है, यहाँ पर ये स्कैम चलता है या फिर यहाँ पर ही जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, टफ रहता है, या वहाँ अगर हम बाहर की बात करें, अब्रॉड की बात करें, यूरोप, US, कनाडा की बात करें, तो वहाँ बहुत ईजिली जॉब लग जाती है या वहाँ बंदा जॉबलेस नहीं होता है, वहाँ निकाले नहीं जाते हैं बंदे कंपनी से। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि भाई अगर एक फ्रेशर 3 लाख के पैकेज पे लगाया, अब 3 लाख को अगर आप डिवाइड बाई 12 करोगे तो आता है 25,000 पर मंथ। तो क्या उसको मतलब 25,000 की सैलरी मिल रही है हर महीने? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको जितना पैकेज मिला है उसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपकी पर मंथ की वही सैलरी होती है। नहीं होती है भाई, आपका अच्छा खासा पैसा कटता है। पैसा किस चीज़ में कट रहा है? PF में कट रहा है। आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अप्रेजल के टाइम पे वो लोग देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर आपका कैसा रहा। तो मान लो 10% आपके पैकेज का काट दिया या 5% आपके पैकेज का काट दिया, तो आपका वेरिएबल कट होता है। इसके साथ ही इंश्योरेंस में आपका पैसा कट जाता है कि मान लो आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आपके उसके पर मंथली कुछ कुछ पैसे कट रहे हैं। तो कुछ कुछ छोटे अमाउंट में आपके पैसे कट होके अगर आपका 3 लाख का भी पैकेज है, अगर आपको 25,000 मिलना चाहिए था बट आपको इन हैंड सैलरी 18-19,000 के अराउंड मिल रही होगी। तो हमेशा हर बंदे की IT इंडस्ट्री में अच्छा खासा अमाउंट कट होके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मतलब थोड़ा फनी वे से भी लगा कि भाई कैसे एक जो IT इंजीनियर है या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपनी मंथली सैलरी को कैसे वो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। यार देखो, किसी की भी सैलरी आ रही है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक ये टैग लग गया है अगर कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप लीड हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो आपको इसी तरीके से अपनी सैलरी स्पेंड करनी है। नहीं, हर किसी की अपनी EMI चल रही होती है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, अपना अपना तरीका है खर्च करने का। तो इसका कोई एक फिक्स आंसर तो हो ही नहीं सकता। नॉट सिर्फ IT इंडस्ट्री में, अगर कोई बंदा किसी और भी फील्ड में जॉब कर रहा होगा, आप उससे पूछोगे तो कोई आपको इसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो मैंने बात की थी नारायण मूर्ति की कंट्रोवर्सी पे कि भाई वो 14 आवर्स पर डे को सपोर्ट करता है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई वो अगर
20 आवर्स भी काम कर रहा है पर डे या 14 आवर्स भी काम कर रहा है पर डे, तो वो तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, अगर एक बंदा अगर 8-9 आवर्स की जॉब करता है और वो अगर रोज़ उसको स्ट्रेच करके अगर वो 12 घंटे भी जॉब करेगा, 13 घंटे जॉब करेगा, 14 घंटा जॉब करेगा, स्टिल उसको सैलरी में तो कोई फ़र्क नहीं मिल रहा ना। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपने 1 घंटा फालतू किया तो आपको उसका एक अलग से कुछ पैसे मिल रहे हैं, आपने 2 घंटे फालतू काम किया तो आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो भाई बंदा क्यों 14 आवर्स काम करेगा? उसका तो बिजनेस एक्सपैंड हुआ, उसको तो एनुअली एक रिवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन एम्प्लॉय को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलते। अगर आप ये सब बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देना स्टार्ट कर दोगे तो एक एम्प्लॉय खुशी खुशी अपने ही इंटरेस्ट से अपने जो वर्क आवर्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब आप सैलरी तो उसको फिक्स दे रहे हो लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कोई भी कंपनी या कुछ कि भाई आप अपने जो वर्क आवर्स है आप उसको डबल कर दो, या आप नाइट में भी काम करो, या आपको 24/7 सपोर्ट कॉल में रहना है। तो ये सब चीज़ें तो आई टोटली एग्री विद यू ऑल गाइज कि येस, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। अगर हमारा भी कल को कोई बिजनेस होगा, मैं वहाँ पे अगर 14 आवर्स दे रही हूँ, 15 आवर्स दे रही हूँ, या मैं 20-20 घंटे भी अगर काम कर रही हूँ, तो उसका जो एट द एंड जो प्रॉफिट होगा, जो रिवेन्यू होगा, वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। लेकिन सेम थिंग मैं अपने एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अगर मैं उनको ज़्यादा अलग से कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं देना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है, 50K की मेरी सैलरी है, और क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे कोई और फील्ड में ट्राई करना चाहिए? तो भाई ये टोटली आपके ऊपर है कि आप जो भी जिस भी पोजीशन में हो गवर्नमेंट जॉब में, कि आप वहाँ सेटिस्फाइड हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप खुश हो, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिर दूसरी जगह सर्च करो। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका इंटरेस्ट आईटी की इंडस्ट्री की तरफ है या आपका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है और आप रिस्क लेके ट्राई करना चाहते हो, देन गो फॉर दैट। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अगर आप किसी और के अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लोगे या चलोगे तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सही डिसीजन नहीं होगा। तो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपको देखना है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है, आप जिस जॉब में अभी हो करंटली, आप क्या उसको अपने लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखते हो कि हाँ भाई मैं अपना आगे की 20 साल या 25 साल मैं अपने इस जॉब में बिता सकता हूँ, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो फील्ड है ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कोडिंग में ही इंटरेस्ट है, या मुझे आईटी में ही जाना है, या मुझे किसी और फील्ड में जाना है, देन गो फॉर दैट। तो फिर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट उस फील्ड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड 2 साल बाद 3 साल बाद आपको फिर से अपने उस डिसीजन पे रिग्रेट होगा। एक का क्वेश्चन है कि भाई मेरा सिलेक्शन विप्रो में हुआ, ऑफ कैंपस हुआ था 2022 ईयर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऑफर लेटर नहीं आया, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। उसके बाद मुझे 1 साल तक कंटेंट राइटिंग करना पड़ा और फिर एक टेक स्टार्टअप में उन्होंने कोई फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन किया। तो देखो ये आपके साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि एमएनसीज में, जैसे कि मैंने फेक हायरिंग में भी बात की थी, बट जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो स्पेशली अगर हम फ्रेशर में बात करें तो बल्क हायरिंग करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास फिर ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आता ही नहीं है। आप वेट करते रहते हो 5 महीने, 6 महीने, साल भर की भाई आएगा आएगा, बट अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 महीने आपने वेट कर लिया है, आपने उनको अप्रोच किया, आपने उनको फॉलोअप लिया, बट स्टिल कोई अपडेट नहीं है, तो आपको ज़्यादा लंबा वेट करना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आपको फिर कहीं और ट्राई करना चाहिए। और इन केस अगर आपको लग भी रहा है कि आप जिस डेजिग्नेशन में जाना चाहते हो, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया कि आपको डेवलपमेंट में ही जाना है, या मुझे टेस्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे डेवऑप्स में जाना है, बट आपको उस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, देन प्लीज़ गाइज अपने जॉब से आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप स्टक होके मत बैठो कि भाई मुझे इसी पोजीशन के लिए जानी, जब तक मुझे डेवलपमेंट नहीं मिलेगी तो मैं किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा आपके लिए भी कि एक जॉब को ढूंढ पाना। आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि टाइम वेस्ट होते होते फिर भी आपको वो वाली जो पोजीशन है वो आपको ना मिले। तो हमेशा बेटर रहता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो। आपको अगर अपनी पोजीशन, अगर आपको अपनी फील्ड नहीं मिल रही है तो आप कोई और फील्ड ज्वाइन कर लो। एक बार आप कोई ढंग की कंपनी में या स्टार्टअप भी आपने ज्वाइन कर ली, बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हो और जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पे चले जाओ। कोई आपसे इस चीज़ में कोई आपसे इस चीज़ में क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि शुरू के 2-3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस भी है, स्टिल आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हो। तो हमेशा थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो, कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि आप किसी कंपनी में लग जाओगे, आपको 10 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप साथ ही साथ कमाना भी शुरू कर दोगे। तो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मुझे भी लगता था जब मैं फ्रेशर थी कि भाई जो आईटी कंपनीज आती हैं आपकी कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चों को उठा रही है या सिर्फ आईटी ब्रांच के बच्चों को उठा रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, हर कोई बच्चा मतलब उनके जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, उसमें बैठ सकता है।
इंटरव्यू क्रैक कर सकता है और वो फिर एलिजिबल हो जाता है और वहाँ पे अपने ज्वाइन कर सकता है पर्टिकुलर कंपनी में। तो ऐसा क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और सिविल वालों को आईटी कंपनी क्यों लेती है, ऐसा एक का क्वेश्चन है। तो भाई देखो, ये पहले मुझे भी लगता था कि हमने 4 साल अगर बीटेक में पढ़ाई की, हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पढ़ाई की, बट हम अगर उस लाइन में जा रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन जिनकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, मैकेनिकल टोटली डिफरेंट, मशीन से रिलेटेड आप बातें कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिविल टोटली डिफरेंट, जहाँ पे आपके फील्ड में रह के आपका काम होता है, लेकिन स्टिल आईटी इंडस्ट्री को हायर करती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आईटी इंडस्ट्री अगर आपको हायर करके ले जा रही है तो भाई वो सबको कोडिंग का काम देने वाली है। सबसे पहले तो अपने इस चीज़ को क्लियर कर लो कि अगर आपके कॉलेज में भी प्लेसमेंट हो रही है, कंपनीज आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे आपको कोडिंग का काम देने वाली है। स्पेशली अगर हम बड़ी बड़ी एमएनसीज के बारे में बात करें, बहुत सारी पोजीशंस हैं जो उनको फिल करनी है। डजेंट मैटर फिर आपका इंटरेस्ट क्या है या आप क्या सीख के आए हो, भाई मैं जावा सीख के आया था या मेरे जावा में सर्टिफिकेशन क्या हुआ है, मैं पाइथन सीख के आया था, या मेरे को तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मैं तो मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सबको एज अ फ्रेशर लेके चल रहे हैं और सबका ये लेके चलता है कि इनको हमें ही सिखाना है, इनको इतना अभी खास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी कंपनीज होती है, HCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें जब भी आप ज्वाइन करते हो ना एज अ फ्रेशर, तो स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपको एलोकेट होते हैं प्रोजेक्ट। अब जो बाद में भी प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं ना, वो भी जरूरी नहीं है कि जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली है उसी में ही आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाएंगे। तो उनको तो अपनी मल्टीपल पोजीशन फिल करनी है, अलग अलग पोजीशंस हैं। कई ऐसी पोजीशन जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको सिर्फ डेटा एंट्री टाइप की जॉब, डेटा एंट्री टाइप का काम करवाना है। कई ऐसे जिसमें टेस्टिंग के उनको जो पोजीशंस है वो फिल करनी है। तो बहुत सारी पोजीशंस है, हर किसी में उनको बंदे चाहिए, तो हर कोई फील्ड के बंदे को वो वेलकम करते हैं। तो आई होप कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर भी हुई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। इसके साथ ही स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है, स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट कि या तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँ या फिर मैं वहीं पर आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे सकूँ। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बाय बाय।